हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीटेट जो 23 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था, उस पेपर का पहला पेपर अर्थात सिटिंग 1 S1 में हम लोग देखते हैं सीडीपी का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। इससे आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि कैसी होनी चाहिए? प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। यह आंसर सही हो सकता है, फिर भी दूसरा आंसर भी हम लोग चेक करेंगे। अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। अत्यधिक प्रभावकारी तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका आंसर दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। यह भी आंसर नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने के तत्काल भूलने की संभावना रहती है। इसलिए इसमें हम लोग इसका चौथा ऑप्शन को भी कट करते हैं, तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि इसका पहला आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? अब इसमें से 4 संकल्पना है। 4 संकल्पना में से हम लोग को देखना होगा। पहला संकल्पना है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पहला सही होना चाहिए। दूसरा, अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना। नहीं, ये नहीं होता है, इसलिए हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि पहले ऑप्शन में इसका तो है कि 2 नंबर दिया हुआ, दूसरे ऑप्शन में भी 2 नंबर दिया हुआ, तो दोनों को कट कर लेंगे, और चौथे में 2 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि इसका तीसरा आंसर होगा। फिर अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं कि कथन है, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क या कारण है, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प को चुनें। इसमें से विकल्प ये देखना है कि ए सही है कि गलत है। क्या सही में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। बच्चे जो है वो पहले द्रव्यमान को सीख लेते हैं, फिर बाद में किसी भी संख्या के बारे में सीखते हैं। यह सही है। दूसरा ये भी सही है कि बच्चे अपने विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, अर्थात बच्चे का अधिगम का विकास जो होगा वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। तो ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और कहीं ना कहीं आर जो है ए की सही की व्याख्या भी करता है, इसलिए इसके ऑप्शन में हम लोग कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन 2 सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? अब इसमें संकल्पना मानचित्रण, स्कीमा, विचारवेश और रटना। इसमें से रटना हम लोग जानते हैं कि रटना जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसमें से आंसर के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि रटना हमारा आंसर नहीं होगा, तो रटना हम लोग मार सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, इसको हम लोग देख लीजिएगा। आधारभूत अभिगम्यता, हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। दूसरा भी चेक करते हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक चुनौती वाले बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढलना होता है, तो स्टैंडर्ड हम लोग सिलेबस को नहीं ले सकते हैं। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसमें लोचशीलता होनी चाहिए। चौथा है विशेष स्कूलों में स्थापन, अलग से स्कूल करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसके आंसर में हम लोग पहले आंसर को देख सकते हैं। यह आंसर आपका सही माना जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं
तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अब देखिए, कोई बच्चा अवलोकन के द्वारा सीख रहा है, तो प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना, यह अवलोकन के द्वारा सीखना नहीं कहलाएगा, तो इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर चेक करते हैं, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, यस, ये अवलोकन का होता है, इसलिए दूसरा आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, यह अवलोकन में उतना सटीक नहीं बैठता है, ऐसे इसका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं मानेंगे, दूसरा आंसर ही इसका सही मानेंगे अभी तक। चौथा है, प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, नहीं, याद करने वाला क्रिया जो है उसको सही नहीं मानेंगे, तो हम लोग इस तरह से इसमें दूसरा आंसर को हम लोग कर सकते हैं कि यह सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पे आधारित है? अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जो लोग पढ़े होंगे तो उनको पता है कि इसमें उन्होंने भाषा और संस्कृति पर जोर दिया था, तो उन्होंने भाषा संस्कृति पर जो जोर दिया, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना अर्थात पलटावी गुण, तो पलटावी गुण किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? हम लोग जानते हैं कि पलटावी गुण जो है वह मूर्त संक्रियात्मक चरण में आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि अपलटावी गुण तो हमारा पूर्व संक्रियात्मक में होता है, यहाँ पर हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह चरण जो है सही है, इसमें पलटावी गुण चलाता है, इसका आंसर दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि पोर्टफोलियो में हम लोग बच्चे का जो भी उपलब्धि होती है, जो भी प्रदर्शन होते हैं, सब चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए इसका आंसर तीसरा हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत के रूप में देखिए नहीं है, अर्थात इसमें से तीन होगा, तो विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, हाँ बिल्कुल, जैसे विविधता के हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, पृथकीकरण, नहीं, पृथकीकरण ये नहीं होना चाहिए, इसलिए सिद्धांत नहीं बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना होना चाहिए, समता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक संस्था वो परिवार ही कहलाता है, इसलिए इसका आंसर पहला होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चे द्वारा जो भ्रांतियां होती है, तो किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ऐसा नहीं है। अस्थाई संकल्पनात्मक ठहराव, ये भी नहीं कह सकते हैं। अधिगम अक्षमता, इसको नहीं बोले। निराधार दावे, यस, इस निराधार दावे को हम लोग इसका आंसर चौथा को लेंगे, ये सही है। अगला प्रश्न, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? अब किसके लक्षण है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह हमारा सृजनशीलता में इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो सृजनशीलता वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, एक ही गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्व छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षिका जो है वो सामाजिक परिवेश में अपने से बड़े बच्चे के द्वारा सिखलाने का जो काम होता है, यह हम लोग स्कैफोल्डिंग जो देखते हैं, तो इसमें स्कैफोल्डिंग इसका तीसरा ऑप्शन जो है इसको हम लोग सही मानेंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? इसमें संरक्षण रहता तो सही हो जाता, परिपक्वता के कारण भी सही हो जाता है, क्रमबद्धता इसमें सही हो जाता है, लेकिन आत्म केंद्रिता जो होता है इसके कारण यह केंद्रिता है,
मतलब उसका अपना मानना है, ऐसा होता नहीं है लेकिन उसका मानना है। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जिन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा चिंतन का निर्धारण करता है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अब इस चीज़ को जब देखिएगा तो जिन पियाजे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिन पियाजे ने चिंतन पे जोर दिया है, मतलब चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है वही सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो चीज़ है, इसमें जानवर है, पौधा है या फिर धातु है, मतलब खनिज है, तो टोटल का टोटल प्रकृति वाला है। इसलिए इसका आंसर हम लोग प्रकृतिवादी चिंतन हम लोग इसमें मान सकते हैं कि उसके पास वह बुद्धि है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होनी चाहिए। प्रयोगात्मक हो सकता है, विषय वस्तु अभिमुखी नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, व्यवहारात्मक हाँ यस। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है ज़्यादा सटीक है, इसका चौथा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। कैसे बनाती है? सक्रिय, अन्वेषक, हाँ ऐसा बनाती है। निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिय वाला तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। सक्रिय अनुयायी नहीं, अनुयायी नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन पहला जो है वो सही है। इसका ऑप्शन हम लोग पहला के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। अब गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कहाँ तक होता है? किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक देखते हैं कि उसमें किसी व्यक्ति का गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जो है किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था के बाद गत्यात्मक वाला जो है वह लगभग कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसके तीसरे ऑप्शन को ही हम लोग सही मानेंगे। वयस्कावस्था तो नहीं होगा, बाल्यावस्था ये भी नहीं होगा, संपूर्ण जीवन काल के दौरान इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि समाज जो शारीरिक संगठन जो होता है वह किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। इसका ऑप्शन पहला इसको सही मानेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कोई कड़े नियम बनाने चाहिए। तो कड़ा नियम तो बनाना नहीं चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण। पेपर पेंसिल आधारित हम लोग प्राथमिक स्तर पर नहीं करते, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, ये सही आंसर है। चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी। नहीं, सभी के लिए समान नहीं कर सकते, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है ज़्यादा सटीक सही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? मतलब बच्चा जो किसी चीज़ को पहले करता है उसी चीज़ को फिर आगे भी कर लेता है। इसमें बच्चे का देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत इसको मान सकते हैं कि बच्चे एकीकरण के माध्यम से उस चीज़ को पकड़ने का, पेंसिल पकड़ना, गेंद पकड़ना, मतलब शारीरिक रूप से गठन करने का कार्य करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही मानेंगे इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? यह आनुवंशिकता को नहीं दिखला रहा है, यह दिखला रहा है कि वातावरण पे जोर दे रहा है, इसलिए इसमें केवल वातावरण जो है, इस ऑप्शन को हम लोग सही मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक अवधारणा होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कलन विधि, अन्वेषण विधि, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव और प्रक्रियात्मक अवैधता।
अब इसमें देखते हैं कि कलन विधि, अन्वेषण विधि, प्रक्रियात्मक अबाधता वाला चीज़ जो है ये सही नहीं है, इसलिए हम लोग चौथा को हटा देंगे। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि द्वारा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम लोग तीसरा चौथा ऑप्शन को हटाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका 3 और 4 में है, हम लोग पहले ऑप्शन के साथ इसमें जाएंगे, इसका पहला ऑप्शन सही मानेंगे। नेक्स्ट, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वह क्या करे? अपने भाव का नियमन कर रही है। वो अपने भाव का नियमन कर रही, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही मानेंगे। अगला प्रश्न, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? इसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चा जो है 8 वर्ष का है और देखता है कि समाज में उसको रहना है, तो समाज के हिसाब से चलेगा, तो सामाजिकरण मतलब सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, यह आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दंड वाला है तो छोटे बच्चे के लिए होता है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों के पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी क्या है? बिना दबाव के कर रही है, स्वयं से कर रही है, तो स्वप्रेरित अधिगम करता है। तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, पठन वैकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैकल्प, इसका इंग्लिश थोड़ा सा देखना होगा कि वैकल्प है या वैफल्य है, इसमें क्या दिया हुआ है। अधिगम विकारों का बहुक्रम, इसको हम लोग सही मान सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी हम लोग इसको सही मान सकते हैं। कहीं वैफल्य दिया होगा तो फिर अलग आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, यह हमारा सीडीपी का लास्ट प्रश्न है। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। नहीं, अभिभावकों को सूचित करना नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर दूसरा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है, भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। तो श्रेणीबद्ध करना यहाँ पर सही नहीं कहलाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वह दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह से सीडीपी का हम लोग 30 प्रश्न को देखें। 30 प्रश्न को देखने के उपरांत आपके लगभग सारे प्रश्न सही हैं। आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आप अपना देखिए स्कोर कितना आता है। अगर इसी तरह से और भी सही विश्लेषण के साथ साथ आंसर जानना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। देखिए कि आपका ज्ञान क्या है और फिर इसे मैच कीजिए। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।